मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा। आज बच्चों हम 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को हम करेंगे। और इस चैप्टर को आप अगर डेमोक्रेसी को समझना चाहते हैं, अगर आप सिविक्स को समझना चाहते हैं, तो सिविक्स में ये टर्म्स आपको बार बार आएगी, डेमोक्रेसी। और इसको समझने के बाद ही हम जो है वो सिविक्स को एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था, उसके अंदर टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में आप जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन ने बड़ा अच्छे शब्दों में कहा है कि गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है। अगर हम इसके शब्द की बात करें कि डेमोक्रेसी जो है ट्रेस्ड बैक टू द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है पीपल्स एंड क्रेट्स का अर्थ होता है पावर्स या शासन। डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन या जनता की पावर या जनता की शक्ति, गवर्नमेंट। और जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, कई बार एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द, गिव द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा लिखी। तो आप अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। एंड पीपल्स आल्सो कैन चेंज दिस गवर्नमेंट, और लोग जो है इस सरकार को बदल भी सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो है, जहां पर आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। तो चुनाव के माध्यम से अगर जनता को सरकार के कार्य अच्छे नहीं लगते तो उसे बदल भी सकती है। चैप्टर के अंदर आपका एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर आपको दिया गया होगा कि म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स, डिक्टेटर पिनोशे रूल इन चिले और द प्रेसिडेंट ऑफ नक्रुमाह रूल इन घाना was not democratic, they were not chosen by the people। ये कहता है कि आपने पिछले चैप्टर के आधार पे भी, और इसमें भी हम देखते हैं कि म्यांमार है या फिर चिले है या फिर आपका घाना है, वहां की सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं है। हेरिडेटरी किंग्स लाइक द किंग ऑफ द नेपाल और सऊदी अरेबिया आर आल्सो not democratic rulers, they rules because they were born into the noble families। यहां आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा है एग्जामिनर, वो आपको बताना चाहता है कि डेमोक्रेसी इज डिफरेंट देन द डिक्टेटरशिप एंड डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्की। मोनार्की होता है राजतंत्र, राजशाही, जहां राजा का शासन होता है। यहां हेरिडेटरी, एक शब्द यूज हुआ है हेरिडेटरी किंग। हेरिडेटरी किंग्स का अर्थ होता है वंशानुगत राजा, यानी कि राजा, उसके पुत्र बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ है? आपके नेपाल है। जिग्मे घेसर नाम ग्यालवा वांगचुंग, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, माफ कीजिए, जो कि भूटान के शासक रहे हैं। इसी प्रकार से नेपाल के अंदर ज्ञानेंद्र थे या वीर विक्रम सहदेव थे, उनके समय में जो राजशाही चली। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं लोकतंत्र में नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में किसी प्रकार का वंशानुगत नहीं होता। जनता जिसे चुनती है उसे ही जो है वो सरकार में भागीदारी मिलती है और वो ही सरकार चलाता है। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स, हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं। पहला फीचर्स डेमोक्रेसी में क्या था आपका कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। दूसरा कहता है इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर
जो अंतिम सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, यानी कि हमारे जनप्रतिनिधि। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पावर किन के हाथ में है? जो राज्य स्तर पर जिन एमएलएज को हम चुन के भेजते हैं उनके हाथ में, या हम एमपीज को चुनकर भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो रूल और कानून और नियमों को निर्धारित करते हैं। तो जो लास्ट पावर है वो किन के हाथ में है? वो उन जनप्रतिनिधियों के हाथ में है जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबली, सो द फाइनल पावर्स रेस्ट विद द आर्मी एंड द जनरल हिमसेल्फ, वी कांट कॉल इट ए डेमोक्रेसी। ये कहता है कि पाकिस्तान का उदाहरण देता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जनरल मुशर्रफ थे उनके हाथ में पावर थी सरकार को डिसमिस करने की या कोई नीति बनाने की, और आर्मी के हाथ में। तो इस प्रकार का जो शासन व्यवस्था है उसे हम आर्मी रूल कह सकते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो आता है फीचर्स, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। थर्ड मेन फीचर है, ये कहता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या है? कि जो व्यक्ति सत्ता में है वो भी हार सकता है। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो जो व्यक्ति सत्ता में है वो भी हार सकता है। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और उसका प्रमाण क्या है कि हमारे यहाँ जो सरकार सत्ता में होती है वो जनता उसे नकार भी देती है। जबकि इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट, बट ऑल द कैंडिडेट्स आर आइदर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट स्मॉलर अलायंस ऑफ द पार्टी। ये कहता है हमारे यहाँ अगर बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी अगर जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं पर खरी नहीं उतरती तो सरकार बदल दी जाती है, जनता चेंज कर देती है और अन्य किसी पार्टी को ले आते हैं। लेकिन जैसे चाइना है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट काम करती है और वहाँ एक ही पार्टी है जिसको आपको निर्धारित करना है, जिसे आपको चुनना है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन held every 6 years since 1980, but the same party PRI has won to election. Obviously there has been rigging and malpractice with freedom denied to opposition. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार एक नंबर का छोटा क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि PRI पार्टी है आपकी, ये PRI पार्टी किस देश से संबंधित है? मैक्सिको से है। ये मैक्सिको का उदाहरण देते हुए बताता है कि 1980 से 6 साल के बाद मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, लेकिन वहां एक ही व्यक्ति लगातार एक ही पार्टी चुनकर बार बार आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां माल प्रैक्टिस होती है, वहां चुनावी गड़बड़ियां होती हैं, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है। कहने का अर्थ क्या है? वहां पर चुनाव निष्पक्ष तौर पर नहीं होते, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। इन बोथ द एग्जाम्पल्स इलेक्शन आर हेल्ड, बट वन कैन नॉट क्लेम दैट दे आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन दोनों ही उदाहरणों से हमें स्पष्ट होता है कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी की नेक्स्ट फीचर क्या आता है आपका? नेक्स्ट फीचर है इन डेमोक्रेसी पीपल विल इज ascertained by each adult citizen having one vote and each vote have one value. Democracy is based on fundamental principle of the political equality. पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर एक मेन फीचर है इसका। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वन वोट वन वैल्यू, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू सिस्टम है। इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो अपना वोट डालते हैं या नुक्कड़ पर बैठे किसी छोटे दुकानदार है, उसके वोट का वैल्यू और प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू हुई एक ही होगा। ये नहीं कि प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू 10,000 वोट और एक नुक्कड़ पर बैठे दुकानदार के वोट का वैल्यू एक है, ऐसा नहीं है। यहाँ वन वोट वन वैल्यू है एंड वन पर्सन वन वोट। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, एक से अधिक वोट नहीं दे सकता। ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था
में किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी समान हो, समानता। जबकि सऊदी अरेबिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया है, एस्टोनिया है, फिजी है, सम और अदर वे डिनाई वोटिंग राइट टू सर्टेन सेक्शन और इट्स पॉपुलेशन। यहाँ पर जो है वो कुछ ही जनसंख्या को वोट दिया गया है और अन्य को वोट की वैल्यू भी अलग अलग है। वहाँ फिजी का जो मूल नागरिक है वहाँ की उनके वोट की वैल्यू अलग है। जो वहाँ दूसरे देशों के लोग जो वहाँ कर जाके बसे हुए हैं लेकिन मूल रूप से फिजी के नहीं हैं, उनके वोट की वैल्यू कम है। तो इस प्रकार की यहाँ स्थितियां इंडिया के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन्स राइट। ये कहता है कि इन इंडिया गवर्नमेंट कैन रूल ओनली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो सरकार है वो शासन केवल जो संविधान के अंदर नियम है उनके अकॉर्डिंग कर सकती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो कि सर्वे सर्वा होता है देश का, हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखें। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको भी ये पावर नहीं है कि वो मनमानी कर सके। उनको भी पद से हटाया जा सकता है बाय द यूज ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का मेन जो आधार है वो यही है कि वो संविधान के अनुसार शासन ना चलाए। अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाता तो ऐसी स्थिति में इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो प्रत्येक गवर्नमेंट जो है वो सभी गवर्नमेंट संविधान के अंदर बंधी हुई है। संविधान से बाहर कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती। फिर आता है नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यह भी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इसका अर्थ क्या होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़ा उद्योगपति अगर अपराध करता है तो उसे भी दंड मिलेगा, और कोई गरीब व्यक्ति अपराध करता है तो उसको भी दंड मिलेगा। दोनों के ऊपर समान रूप से कानून लागू होगा और कानून से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्चता कानून की है। इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इट मीन्स दैट नो पर्सन और गवर्नमेंट इज अबव द लॉ। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार कानून से ऊपर नहीं है। इन अनदर इट मीन्स दैट नो गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स कैन इन्फोर्स लॉ दैट आर अनफेयर और अनजस्टिस। इसके अलावा ये कहता है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति या सरकार का कोई भी नुमाइंदा कानून को जो है कानून के अनुसार काम करेगा, अनफेयर जस्टिस या अनफेयर तरीके से काम नहीं करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है इसको, कि जुडिशरी जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होने से हमारा अभिप्राय क्या है कि जुडिशरी किसी के दबाव में आके काम ना करे। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक जो है वो उसके ऊपर ना लेजिस्लेटर ना ही एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में से किसी का हस्तक्षेप ना हो। हमारे यहाँ जुडिशरी को ऐसा ही किया गया है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स ए जस्टिस सिस्टम दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच। की जो न्यायिक व्यवस्था है या न्यायपालिका है उसको एग्जीक्यूटिव या आपकी लेजिस्लेचर के द्वारा प्रभावित ना किया जाए। इट इज फ्री टू मेक डिसीजन यू बेस्ड अपॉन लॉ, नॉट अपॉन मैन और प्रेशर फ्रॉम अदर ग्रुप। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज क्रिएटेड टू गारंटी इक्वल जस्टिस टू ऑल। और हमारी जो जुडिशरी है वो इक्वल जस्टिस टू ऑल, सभी के लिए समान रूप से न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें। धन्यवाद।